तो बाजार लगातार 2 हफ्तों से गिर रहा है और सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, अब क्या करें? क्या ये गिरावट खरीदने का मौका है या फिर अभी और नीचे जाना बाकी है? चलिए अगले कुछ मिनटों में इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जैसा हमने कहा 2 हफ्ते हो गए मार्केट को लाल निशान में बंद होते हुए। तो सवाल बड़ा सीधा है, यहाँ से आगे का रास्ता किधर जाता है? बेचना है या खरीदना है? देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर बाजार में चल क्या रहा है। न तो कोई जबरदस्त तेजी है, न ही कोई बड़ी गिरावट। मार्केट एक तरह से एक रेंज में फंस गया है। टेक्निकल भाषा में इसे साइडवेज कंसोलिडेशन कहते हैं। चलिए समझते हैं ये होता क्या है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये वो दौर है जब बाजार एक लंबी दौड़ के बाद थोड़ा सुस्ता रहा है। खरीदार और बिकवाल दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि पहले कौन कदम उठाएगा। मतलब कोई बड़ा फैसला लेने से पहले मार्केट थोड़ा सोच विचार कर रहा है। एक ठहराव है, एक तूफान से पहले की शांति भी कह सकते हैं। और हाँ, यहाँ एक बात साफ कर दें, जो ओवरऑल ट्रेंड है यानी लंबे अवधि का रुझान, वो अभी भी मजबूत है, बुलिश है। ये जो छोटा मोटा दबाव दिख रहा है ना, ये बस इसलिए है क्योंकि जिन लोगों ने पहले पैसा लगाया था वो अब अपना मुनाफा निकाल रहे हैं। इसे प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं और एक अच्छी रैली के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये तो हुई बड़ी तस्वीर की बात। अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हमारा मेन इंडेक्स निफ्टी 50, उसके नंबर्स क्या कहानी सुना रहे हैं। तो ये देखिए 25,500, ये नंबर याद रखिएगा। ये लेवल एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा है। निफ्टी जैसे ही इसे छूने की कोशिश करता है, वहां से बिकवाली हावी हो जाती है। तो तेजी लाने वालों के लिए यानी बुल्स के लिए सबसे पहला चैलेंज ये दीवार तोड़ना है। और अगर वो दीवार है तो यहाँ एक मजबूत फर्श भी है। वो है 25,300 का लेवल। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। जब भी मार्केट फिसलकर इस लेवल के पास आता है, खरीदार एक्टिव हो जाते हैं और गिरावट को थाम लेते हैं। तो इस हफ्ते का पूरा मैप इस टेबल में साफ दिखता है। नीचे की तरफ 25,300 हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट है, जहां गिरावट में खरीदारी के मौके बन सकते हैं। ऊपर की तरफ पहली रुकावट 25,600 पर है और उसके बाद 25,700 पर। लेकिन असली खेल तब शुरू होगा जब निफ्टी 25,800 के लेवल को पार करेगा। उसके बाद ही एक नई रैली की उम्मीद की जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर निफ्टी एक रेंज में ही घूम रहा है तो क्या पैसा बनाने का कोई मौका ही नहीं है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असली एक्शन, असली खेल तो इंडेक्स के नीचे अलग अलग सेक्टर्स में चल रहा है। ये चार्ट देखिए, ये बहुत दिलचस्प कहानी बता रहा है। यहाँ हम बैंकों के वैल्यूएशंस की तुलना कर रहे हैं। आप साफ देख सकते हैं कि सरकारी बैंक यानी पीएसयू बैंक प्राइवेट बैंकों के मुकाबले काफी सस्ते मिल रहे हैं। मतलब कम कीमत पर ज्यादा वैल्यू मिलने की गुंजाइश है, खास तौर पर तब जब उनके नतीजे भी लगातार बेहतर हो रहे हैं। और इस पीएसयू बैंकिंग स्पेस में कुछ स्टॉक्स पर खास नजर रखनी चाहिए, जैसे कि एसबीआई, जिसका ब्रांड ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। फिर है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसके मुनाफे में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। और कैनरा बैंक, जो अपने वैल्यूएशन के हिसाब से काफी आकर्षक लग रहा है। अच्छा, बैंकों से आगे बढ़ते हैं और उस सेक्टर की बात करते हैं जो इस वक्त फुल स्पीड में है, और वो है ऑटो सेक्टर। फेस्टिव सीजन में गाड़ियों की बिक्री ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 40.5% की बढ़ोतरी, ये एक ऐतिहासिक आंकड़ा है। और इस रेस में आगे कौन है? टाटा मोटर्स तो कमाल ही कर रहा है अपनी एसयूवीज और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के दम पर। वहीं मारुति सुजुकी जैसा मार्केट लीडर और महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो ऑटो और ट्रैक्टर दोनों में मजबूत हैं, वो भी पीछे नहीं है। ठीक है, तो हमने सेक्टर्स की बात कर ली। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। मतलब वो कौन से ग्लोबल और लोकल फैक्टर्स हैं जो इस हफ्ते बाजार पर अपना असर डाल सकते हैं। तो कुछ बड़ी चीजें होने वाली हैं। भारत में आरबीआई और अमेरिका में फेडरल रिजर्व दोनों से ही ब्याज दरें घटाने की उम्मीद है। ये बाजार के लिए हमेशा एक पॉजिटिव खबर होती है, क्योंकि इससे सिस्टम में पैसा बढ़ता है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपया थोड़ा कमजोर है, जो हमारे आईटी जैसे एक्सपोर्ट करने वाले सेक्टर्स के लिए अच्छी बात है। तो अब ये सारी जानकारी हमारे पास है, लेवल्स पता है, सेक्टर्स पता है, मैक्रो फैक्टर्स पता है। तो अब सवाल ये है कि इन सबको मिलाकर एक ठोस ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाया जाए। चलिए इसी पर बात करते हैं।
देखिए, रणनीति इस बात पर निर्भर करती है कि कोई बाजार में कितने समय के लिए हैं। जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए सीधा सा गेम है, रेंज में खेलो। मतलब सपोर्ट यानी 25,300 के करीब खरीदो और रेजिस्टेंस यानी 25,600 के पास बेचो। और जो लोग लंबी अवधि के निवेशक हैं, उनके लिए ये ठहराव या गिरावट अच्छे पीएसयू बैंकों और ऑटो स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने का एक शानदार मौका है। यहाँ इस हफ्ते के लिए एक सिंपल सी चेकलिस्ट है। क्या करना है? गिरावट में पीएसयू बैंक और ऑटो सेक्टर पर फोकस करना है और अपने हर ट्रेड में स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। और क्या नहीं करना है? किसी भी ब्रेकआउट के पीछे आंख बंद करके नहीं भागना है और जो सेक्टर्स पहले ही बहुत ज्यादा भाग चुके हैं उनमें घुसने से बचना है। हाँ, हमें कुछ जोखिमों से भी सावधान रहना होगा। अगर अमेरिकी बाजारों में कोई गिरावट आती है तो उसका असर हम पर भी पड़ सकता है। और जैसा मैंने पहले कहा, प्रॉफिट बुकिंग का दौर अभी जारी रह सकता है, तो उसके लिए भी तैयार रहना होगा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये बाजार का एक हेल्दी पॉज है, कोई बड़ी मंदी का संकेत नहीं। असली पैसा बनाने का मौका इंडेक्स में नहीं, बल्कि उसके नीचे छिपे कुछ चुनिंदा और अंडरवैल्यूड सेक्टर्स में है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। ऐसे बाजार में जहां अच्छे फंडामेंटल्स वाले मौके साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, असली रिस्क क्या है? बाजार का उतार चढ़ाव या फिर सही समय पर एक्शन न लेने का फैसला?